पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 22 विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी और उन सबको दिल्ली बुलाया। मुद्दा था देश का राष्ट्रपति चुनाव। ममता बनर्जी चाहती हैं कि जो एनडीए का कैंडिडेट है उसके सामने वो अपना एक विपक्ष का कैंडिडेट भी उतारें और इससे राष्ट्रपति चुनाव को जो निर्विरोध चुनाव हो सकता है उसको टालने की कोशिश करें। वहीं ममता बनर्जी दिखाना चाहती हैं कि विपक्ष का एक वो बड़ा चेहरा है और देखिए वो किस तरह से पार्टियों को लीड कर सकती हैं और इसलिए एक लीडर बनने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने पहले ही चुनाव जब हुआ है, अब वो मुख्यमंत्री जब से बनी है तब से वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि पूरे देश में यदि कोई मोदी को चुनौती दे सकता है, भाजपा को कोई चुनौती दे सकता है तो वो ममता बनर्जी यानी मैं हूं। और इसलिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन्होंने मीटिंग बुलाई। 22 बड़े विपक्षी नेताओं को उन्होंने चिट्ठी लिखी। ये बात अलग है कि उसमें से 5 बड़ी पार्टियों के लीडर उसमें नहीं आए और उन्होंने कह दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग समझ चुके हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में, हालांकि चुनाव है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि कैंडिडेट तो एनडीए का ही जीतेगा। तो इसका मतलब फिर ये मीटिंग वगैरह का क्या मतलब है? मतलब केवल साफ है कि ममता बनर्जी ये दिखाना चाहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव जब होंगे तो मैं ही वो लीडर हूं जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने पीएम फेस बनकर के चुनाव लड़ूंगी। असल में पीएम भी जो चुनाव लोकसभा का होगा, अगर कोई थोड़ी सी बुद्धि रखता है, राजनीतिक समझ रखता है, वो भी ये समझ सकता है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव वो भी मोदी जी ही जीतने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ही जीतने जा रही है, एनडीए ही जीतने जा रही है। एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी विपक्ष है, उनका काम है, और कहीं फंडिंग वंडिंग चंदा वंदा आता है, कई लोग देते हैं। हाँ भाई, जो मोदी को हराने की मैदान में आया हो, जो हिम्मत रखता हो, चलो भाई उसको पीछे से चंदा दें। ये कई कारण होते हैं जिसलिए कुछ लोग फड़फड़ाते हैं। खैर, ममता बनर्जी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो मीटिंग बुलाई उसमें 17 पार्टियों के बड़े लीडर पहुंचे, जिसमें आपको बता दें कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, आरएसपी, यहां तक कि शिवसेना भी अब एनडीए के बिल्कुल खुलकर विरुद्ध हो गई है। पहले से बयानबाजी है। राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्होंने तय किया है कि वो ममता बनर्जी के पीछे रहेंगे, ना कि मोदी जी के पीछे। इसी तरह एनसीपी में आपको बता दें, शरद पवार जी को सब लोग कह रहे थे कि आप राष्ट्रपति का चेहरा बनिए, लेकिन उन्होंने ये कहकर सबको चौंका भी दिया। और हालांकि ये एक मैच्योरिटी है, उन्होंने अपनी समझ का भी परिचय दिया। उन्होंने कह दिया मैं राष्ट्रपति फेस बनने को तैयार नहीं हूं। लोग कह रहे हैं कि शरद पवार जी को सारे आंकड़े पता है, उनको एनडीए की स्थिति पता है, उनको ये पता है कि उनकी जीत होनी नहीं है और वो फ्री फंड में अपना अपमान करवाना चाहते नहीं है, इसलिए उन्होंने चुपके से ये कह दिया मैं राष्ट्रपति की रेस में नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें, जो ओवैसी हैं वो कह रहे हैं साहब हमें तो पार्टी ने बुलाया ही नहीं है। चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के हैं, उन्होंने कह दिया जहां कांग्रेस बैठेगी वहां हमारे तो बैठने का सवाल ही नहीं है। तो आम आदमी पार्टी भी इस मीटिंग में नहीं गई है। अब आपको बता दें, इस सब के बीच बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मतलब एनडीए को और मजबूती मिल रही है और चुनाव आते आते ये जो है और मजबूती एनडीए की बढ़नी है। ये मतदान जो होगा राष्ट्रपति जी पद के लिए 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को होनी है। 24 जुलाई को वर्तमान राष्ट्रपति जो हमारे हैं रामनाथ कोविंद जी, इनका समय खत्म हो रहा है। और जहां तक आपको बताएं, अभी सूत्र बता रहे हैं कि ममता बनर्जी जी ने अभी प्रयास शुरू किए हैं। उनके पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर रहे हैं गोपाल कृष्ण गांधी, ये 2017 में इसी तरह विपक्षी दलों ने मिलकर के उपराष्ट्रपति पद के लिए इनको उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वेंकैया नायडू ही एनडीए के कैंडिडेट थे और वही उपराष्ट्रपति बने। अब इनको ममता बनर्जी कांटेक्ट कर रही है और सूत्र बता रहे हैं कि ममता बनर्जी इन्हीं को राष्ट्रपति पद के लिए फिर से एक बार नॉमिनेट कराने के लिए तैयारी कर रही हैं। उन ममता बनर्जी की अगर चली
तो ये जो पूर्व राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के गोपाल कृष्ण गांधी, ये ममता बनर्जी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए एक उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी बार बार एक शब्द को मीटिंग में कहती रही, जो दिल्ली में इन्होंने 22 दलों की मीटिंग बुलाई थी, 17 दल उसमें पहुंचे थे। ममता बनर्जी कहती रही कि आम सहमति से एक कैंडिडेट का नाम हम तय करेंगे। मतलब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ममता बनर्जी भी अपने नाम को आगे कर सकती है। अभी कोशिश कर रही हैं कि शरद पवार जी ने मना कर दिया, साहब अब इसके आगे कौन बड़ा लीडर बचा, तो बचा कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पुराने लीडर हैं, उनको भी उम्मीद है कि लोग शायद उनका नाम आगे कर दें। अब देखना होगा कि इन विपक्ष में जहां अभी पहली मीटिंग हुई है और 22 में से केवल 17 दल आए, 5 दल पहले ही नहीं आए, तो ममता बनर्जी के जो मंसूबे थे कि वो विपक्ष को एक करके 2024 की तैयारी कर पाएगी और वो ये दिखा पाएंगी कि विपक्ष की लीडर अगर कोई है तो वो ममता बनर्जी है। वो दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी पहली ही मीटिंग ये फ्लॉप हो गई और उसमें कोई निर्णय हुआ नहीं है। ना राष्ट्रपति पद के लिए कोई निर्णय हुआ पोस्ट का, ना उनका ये तय हुआ कि सारे दल एक मत हैं कि नहीं। ये बात अलग है, मल्लिकार्जुन खड़गे से जब पत्रकारों ने पूछा, भाई आप ये मीटिंग में आए हो, आपका नाम तो है नहीं, ममता बनर्जी ने बुलाई है, कहते हैं साहब हम तो भाजपा के विरुद्ध हैं, इसलिए जहां भाजपा के दुश्मन हैं वहां हम हैं। यानी बहुत सारे लोग ममता बनर्जी की मीटिंग में केवल इसलिए आए कि चलिए भाई एक साथ बैठ के चाय पिएंगे, सारे मोदी के दुश्मन एक साथ इकट्ठे हो जाएं, बस इसलिए इकट्ठे हैं। पता उनको सबको है कि जो राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट होगा वो एनडीए का जो उतरेगा मैदान में, जीत उसी की होगी, आंकड़े उन्हीं के फेवर में हैं। लेकिन राजनीति है, इसमें ठीक है मैदान में 2 कैंडिडेट हों तो मामला रोचक हो जाता है, लेकिन राष्ट्रपति पद गरिमामय पोस्ट होती है। अच्छा हो इसके लिए आम सहमति से पक्ष और विपक्ष मिलकर के वो नाम तय करें, अच्छा होगा। और जो नाम एनडीए चुन रहा है वो निश्चित रूप से, जैसे रामनाथ कोविंद जी हैं, और ये तो हम मानते ही हैं राष्ट्रपति कोई भी हो वो पूरे देश का राष्ट्रपति होता है, वो ममता बनर्जी जी का भी राष्ट्रपति होगा और वो मोदी जी का भी उतना ही राष्ट्रपति होगा जितना ममता बनर्जी जी का होगा। तो राष्ट्रपति को इन चीज़ों से अलग रखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष जिस तरह का रवैया अपना रहा है, हमने देखा है कि मोदी जी को कुछ भी बोल देना, एक कांग्रेसी लीडर ने की बात बोल दिया, किसी ने उनको मौत का सौदागर कह दिया, इस तरह की भाषा हमने तो कभी नहीं सुनी थी। लेकिन अब विपक्ष इस निचले स्तर पर आ गया है कि वो हर चुनाव में सारा गम बुलाकर, सारी आइडियोलॉजी बुलाकर केवल एक छत के नीचे आ जाता है, और वो इसलिए कि उनको भाजपा का विरोध करना है। ये जो राष्ट्रपति चुनाव है, जो ममता बनर्जी जी ने मीटिंग बुलाई है, इनके अगर आप चेहरे देखेंगे, कल्पना करिए 17 दल बैठे हैं और उसमें नाम मैं ले रहा हूं, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, ये 3 नाम ऐसे हैं जो कट्टर कांग्रेस के दुश्मन रहे हैं। और ममता बनर्जी जी जो पहले कांग्रेस में थी, वो इन्हीं को गाली दे दे के सत्ता में आई हैं। कम्युनिस्ट इतने खराब हैं, कम्युनिस्ट उतने खराब हैं, लेकिन जब मोदी का विरोध करने का नंबर आता है तो सारी आइडियोलॉजी गड्ढे में और हम और तुम साथ साथ हैं। ये इस देश की राजनीति का एक दूसरा पहलू है, जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि मोदी के विरोध के लिए वो देश के विरोध करने वालों को भी साथ लेकर खड़े हो जाएंगे। वो कोई आइडियोलॉजी नहीं, किसी की कोई आइडियोलॉजी नहीं बची है सिवा भारतीय जनता पार्टी के। बाकी दल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे उनकी केवल एक आइडियोलॉजी है, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर सत्ता में आना, एमएलए और एमपी बन जाना, बस केवल एक आइडियोलॉजी है जो देश के लिए कम से कम अच्छा नहीं है। ठीक है, आप सरकार की आलोचना करें, सरकार के काम में कमियां निकालें, ये विपक्ष का काम है, और गलत चल रही हो सरकार तो उसको रोकें और टोकें, संसद में कड़ा विरोध करें, सड़कों पे भी विरोध करने का विपक्ष को पूरा हक है। लेकिन देश के विरोध में काम करने वाले लोग, रोहिंग्या और घुसपैठियों का पक्ष लेने वाले लोग, दंगाइयों का पक्ष लेने वाले लोग, ये सब एक हो जाएं और ये सब एक होकर के राष्ट्र के विरोध करने वाले लोगों के साथ खड़े हो जाएं, ये बहुत भयंकर है। बहरहाल राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन कैंडिडेट एनडीए का होता है
और अब कौन कैंडिडेट विपक्ष का होता है ये देखना भी रोचक होगा। होना वही है, कहते हैं वो हुई है वही जो राम रचि राखा। तो निश्चित है इस देश का भविष्य उज्जवल है, और ये देश का भविष्य उज्जवल है तो ये बदलाव भी जो हो रहे हैं हम देख रहे हैं। और इस विपक्ष के एकजुट आने से एक बात साफ हो गई है, बीजेपी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब अंदर अंदर विरोध नहीं है, खुलकर विरोध है। पूरा सामने दोनों रण क्षेत्र में जैसे पांडव और कौरव खड़े हैं, इस तरह से दोनों सेनाएं सामने खड़ी होती हैं, चेहरे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। देश को भी ये समझना होगा कि इस समय विपक्ष की आइडियोलॉजी शून्य हो गई है और विरोध ये सबसे ऊपर हो गया है। फैसला 24 तारीख को होगा। वंदे मातरम।